हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शौर्य बैच लेक्चर नंबर 2 ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो ये हमारा शौर्य बैच का कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 है। हमने जो कल था लेक्चर नंबर 1 जो कि लाइव क्लास हुआ था यूट्यूब पे, उसमें हमने डिस्कस किया था हमारा रोड मैप फॉर ईएसी, बार्क एंड इसरो की उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है और हम कौन कौन से चैप्टर सीक्वेंस वाइज यहां पे देखने वाले हैं। सीक्वेंस वाइज कौन कौन से चैप्टर्स हम देखेंगे वो पूरा मैंने रोड मैप में आपको बता दिया था। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप रोड मैप वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स यहां पे नए हैं जो कि ये यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं शौर्य बैच का कंट्रोल सिस्टम का, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप पे उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस क्रैश कोर्स के रिलेटेड कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लेक्चर के टाइमिंग्स फ्लक्चुएट होते हैं या कुछ हमें मटेरियल प्रोवाइड करना है या कुछ लाइव सेशन का अपडेट देना है, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। या फिर आप हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ भी डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहेंगे, आप वहां पे पूछ सकते हैं। तो क्योंकि ये टेक्निकली बी स्पेसिफिकली कंट्रोल सिस्टम का क्या है, ये फर्स्ट लेक्चर है। कंट्रोल सिस्टम का क्या है, ये फर्स्ट लेक्चर है। क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर तो इसके रोड मैप था, लेकिन टेक्निकली ये फर्स्ट लेक्चर है क्योंकि इसमें हम नया अभी कंटेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो पहला लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। तो आज के क्लास का जो रोड मैप रहेगा वो तीन चीजें यहां पे हम फोकस करेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम, दूसरा हम देखने वाले हैं ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, तीसरा हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो ये मेरे साथ हर लेक्चर में बना दिया करो कि हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम, जो कि आपको यहां पे टाइटल दिख रहा है, जो आज की क्लास का हमारा टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज ए कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज ए कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज ए कंट्रोल सिस्टम। और फिर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, ओके, कंट्रोल सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम, एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम, ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम। और लास्ट में हम देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर। ओके, हम देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन। तो आज के लेक्चर्स में ये पूरा मैंने ब्लूप्रिंट दे दिया हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम। फिर उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे कंट्रोल सिस्टम के, कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल्स क्या है डेली लाइफ में। आज के टाइम में हर चीज कंट्रोल सिस्टम है, विदाउट कंट्रोल सिस्टम आज कुछ भी चीज इमेजिन नहीं कर सकते। इवन ह्यूमन बॉडी इज ए कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से मैथमेटिकल मॉडलिंग कंट्रोल सिस्टम का स्टार्ट होता है, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। और अगर हमें लेक्चर में और टाइम मिलेगा, तो टाइम मिलेगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन के बाद भी अगर टाइम मिलता है तो हम कुछ इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी देखेंगे, सिग्नल्स का क्या होता है। ओके, तो ये रहा आज का हमारा ब्लूप्रिंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम से, फिर एग्जांपल्स पे मूव करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो आज एग्जांपल्स नहीं करेंगे, एग्जांपल्स हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो आज कोई भी एग्जांपल हम नहीं करने वाले। तो सबसे पहला हमारा स्टार्ट होगा व्हाट इज ए कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज ए कंट्रोल सिस्टम। तो वो जो मैंने पहले ब्लूप्रिंट लिखवाया लेक्चर का, वो इसलिए लिखवाया ताकि आप नोटबुक में नोट करो और आपको ये सेंस रहे कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें शॉर्ट समराइज फॉर्म में देख ली है। ओके, व्हाट इज ए कंट्रोल सिस्टम। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ए कंट्रोल सिस्टम। तो देखो कंट्रोल सिस्टम सिंपली क्या है, यहां पे मेरे पास एक सिस्टम है। अभी यहां पे ध्यान देना, फिर मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे एक मेरा कंट्रोल सिस्टम है, एक कंट्रोल सिस्टम है, सिंपली एक सिस्टम है जिसमें क्या जाएगा, एक इनपुट जाएगा और आउटपुट जनरेट होगा। ओके, तो ये एक सिस्टम है, एक यहां पे मेरे पास सिस्टम है, उस सिस्टम को मुझे कंट्रोल करना है। उस पूरे मैंने
पूरे बॉडी को एक ही स्ट्रक्चर में बता दिया, डेट इज कंट्रोल सिस्टम। उस कंट्रोल सिस्टम में एक सिस्टम है जिसको मुझे कंट्रोलर का यूज करके कंट्रोल करना है। उस सिस्टम में कुछ इनपुट जा रहा है और कुछ आउटपुट जनरेट हो रहा है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आप कोई भी सिस्टम बना रहे हो तो सिस्टम इसलिए बना रहे हो ताकि आप उसमें कुछ इनपुट दोगे डिजायरेबल आउटपुट अचीव करने के लिए, डिजायरेबल आउटपुट अचीव करने के लिए। लेटर से आपका सीलिंग फैन, आपने फैन क्यों लगाया? फैन इसलिए लगाया, आप उसमें इनपुट क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, और आउटपुट क्या जनरेट करना चाह रहे हो कि फैन आपको डिजायरेबल स्पीड प्रोवाइड करेगा। ये तो मोस्ट जनरलाइज केस हुआ। कंट्रोल सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में हम इसको और अच्छे से वहां पे समझेंगे कि वहां पे एक्चुअली इनपुट का मतलब क्या होता है। तो सिंपली कंट्रोल सिस्टम, तो यहां पे आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम। तो सिंपली देखो यहां पे इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है, उसको मुझे कंट्रोल करना है। मेरे पास एक सिस्टम है, उसको मुझे क्या करना है? कंट्रोल करना है यूजिंग दी कंट्रोलर, यूजिंग दी कंट्रोलर। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, यहां पे मेरे पास एक सिस्टम है, यहां पे मेरे पास एक सिस्टम है, लेटर से ये फैन है, क्या है? ये फैन है, पंखा है, और यहां पे कंट्रोलर है। यहां पे क्या है? कंट्रोलर। यहां पे क्या है? मेरे पास कंट्रोलर है, और कंट्रोलर इसको कमांड देगा सिस्टम को, और यहां पे कुछ आउटपुट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? आउटपुट जनरेट होगा। और कंट्रोलर में हम क्या फीड करेंगे? इनपुट फीड करेंगे। क्या करेंगे? इनपुट फीड करेंगे। यहां पे आई इतनी बात समझ में? तो देखो, अगर मैं फैन की बात करूं तो फैन की जब अगर मैं बात करूंगा तो किस चीज को आप रेगुलेट करना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे? फैन की स्पीड को। किसको? फैन की स्पीड को आप क्या करोगे? कंट्रोल करना चाहोगे, क्योंकि फैन में क्या लगा होता है? देखो फैन में सिंपली क्या लगा होता है? फैन में अंदर एक इंडक्शन मोटर लगा होता है। क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से होंगे, तो उनको इतना नॉलेज रखना है। देखो फैन के अंदर होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ओके, वो रन करता है, आपको डिजायरेबल स्पीड आप अचीव करते हो। लेकिन लेटर से 1000 आरपीएम में आपका फैन रोटेट हो रहा है, अभी मुझे उसकी स्पीड कम करनी है। तो स्पीड कम करने के लिए आप क्या करते हो? रेगुलेटर का यूज करते हो। तो वो क्या करेंगे? रेगुलेटर से हम क्या करते हैं? वोल्टेज को कम या ज्यादा करते हैं। तो वही यहां पे इनपुट होगा। रेगुलेटर से मैं क्या करूंगा? ये इनपुट को वेरी करूंगा, इनपुट को वेरी करूंगा। वो इनपुट जाएगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? फिर जो पंखा है उसकी क्या कर देगा? स्पीड को कम कर देगा। स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा। ओके, तो यहां पे एक्चुअली देखा जाए तो यहां पे एक्चुअली जो मेरा कंट्रोलर है वो रेगुलेटर ही है। कंट्रोलर है वो क्या है? रेगुलेटर। एज अ कंट्रोलर यहां पे क्या कर रहा है? मेरे लिए काम कर रहा है, क्योंकि मैं इनपुट कमांड किसको दूंगा? कंट्रोलर को दूंगा, और वो इनपुट कमांड में कैसे दे रहा हूं? रेगुलेटर के थ्रू ही दे रहा हूं। क्लियर इतनी बात? तो देखो यहां पे कंट्रोलर हो गया, फिर मेरा सिस्टम हो गया फैन, फिर मेरा आउटपुट में क्या मुझे मिलेगा? डिजायरेबल स्पीड। क्या मिलेगा? डिजायरेबल स्पीड। तो मैंने यहां पे क्या किया? यूजिंग कंट्रोलर मैंने क्या किया? सिस्टम को एक नया कमांड दे रहा हूं। वो कंट्रोलर यहां पे कैसे काम कर रहा है? मेरे रेगुलेटर के थ्रू। रेगुलेटर के थ्रू ही तो मैं कंट्रोल कर रहा हूं सारी चीजों को। तो मेरा यहां पे कंट्रोलर क्या है? फैन के सिस्टम में मेरा कंट्रोलर यहां पे ये रेगुलेटर एज अ कंट्रोलर वर्क कर रहा है। ओके, और वो जो कंट्रोलर है, रेगुलेटर है, उसको कमांड में कैसे दे रहा हूं? हाथ से। ये जो इनपुट है वो हाथ से मैं कंट्रोलर की ट्यूनिंग, ऐसा भी आप समझ सकते हो कि ये जो कंट्रोलर है, जो रेगुलेटर है, उसकी मैं ट्यूनिंग चेंज कर रहा हूं यूजिंग माय हैंड। तो इनपुट यहां पे क्या है? मेरा हाथ है, जिससे मैं इस कंट्रोलर का ट्यूनिंग, रेगुलेटर का ट्यूनिंग चेंज कर रहा हूं, उसके वोल्टेज को वेरी कर रहा हूं टू ऑब्टेन द डिजायरेबल स्पीड एट द आउटपुट। क्लियर? तो ये हमारा सिंपल था किसका एग्जांपल? फैन का एग्जांपल। ओके, तो फैन हमने देखा कंट्रोल सिस्टम है। तो देखो कंट्रोल सिस्टम को मोर टेक्निकल अगर लैंग्वेज में हम बोले तो कंट्रोल सिस्टम सिंपली क्या है? इट इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सब सिस्टम टू अचीव एंड डिजायरेबल आउटपुट। जैसे मैं फैन की बात करूं तो फैन में देखो क्या है? विंग्स है, फिर फैन में आपका क्या है? सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है, फिर उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर आपका पावर सप्लाई है, फिर आपका क्या है? फिर आपका रेगुलेटर। ये सारे छोटे छोटे सब सिस्टम मिला के एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें हमें क्या करना है? उस सिस्टम को कंट्रोल करना है। और यहां पे देखो कंट्रोल करना है तो क्या कर रहे हैं? हमें फैन की स्पीड को, हमारा सिस्टम क्या है? फैन। ओवरऑल सिस्टम क्या है? फैन। उसकी स्पीड को यहां पे हमें कंट्रोल करना है। और वो मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूं? यूजिंग दी वोल्टेज रेगुलेटर। यूजिंग दी वोल्टेज रेगुलेटर, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारा फैन का एग्जांपल है। फैन एक क्या है? कंट्रोल सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी इज अ कंट्रोल सिस्टम। फिर आपका एयर कंडीशनर क्या है? कंट्रोल सिस्टम है। एलिवेटर क्या है? कंट्रोल सिस्टम है। सारे मतलब
ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल, पावर सिस्टम इज अ कंट्रोल सिस्टम। तो सारी की सारी चीजें, मोबाइल फोन इज अ कंट्रोल सिस्टम, टेलीविजन इज अ कंट्रोल सिस्टम, ओके, टेलीविजन इज अ कंट्रोल, ब्रेड टोस्टर इज अ कंट्रोल सिस्टम, वॉशिंग मशीन इज अ कंट्रोल सिस्टम। ये सारी चीजें क्या है, कंट्रोल सिस्टम ही है, जिनको आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल। कुछ चीजें होती है ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है, कुछ मैन्युअली कंट्रोल होती है। जो चीजें, जिन सिस्टम्स को हमें मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं ओपन लूप सिस्टम। और जो सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद को ही करेक्ट करके खुद को ही कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम। उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो चलो हम यहां पे देखते हैं और कुछ चीजें। तो हमने देख लिया व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम। तो अभी बात आती है व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम। तो एक दो एग्जांपल में और यहां पे आपको करवाता हूं कि क्लोज लूप सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, जबकि हमारे पास ओपन लूप सिस्टम ऑलरेडी है जिसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता। तो हम एक और एग्जांपल लेंगे डिश वॉशर का। किसका, डिश वॉशर। फिर हम कुछ चीजें और इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे हम देखने वाले, डिश वॉशर। तो यहां पे देखो डिश वॉशर, तो डिश वॉशर में हम क्या करेंगे, देखो डिश वॉशर में हमको प्लेट्स वॉश करनी है। तो ये मेरा है डिश वॉशर, ओके। अभी इसमें मैं दिखाऊंगा कि इसको ही क्लोज लूप सिस्टम बना के कैसे हम एक्यूरेट बना सकते हैं। तो ये मेरा डिश वॉशर है, यहां पे मेरा क्या है, टाइमर और कंट्रोलर। यहां पे क्या है, टाइमर कंट्रोलर, ओके। कंट्रोलर क्या कर देगा, फॉर पर्टिकुलर टाइम इस सिस्टम को रन करेगा, उसके बाद सिस्टम रीसेट हो जाएगा। तो ये मेरा टाइमर, ये मेरा कंट्रोलर। यहां पे मेरा क्या है, इनपुट है। यहां पे मेरा क्या है, इनपुट है। यहां पे क्या जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट होगा। तो आउटपुट देखो, मेरे पास एक डिश वॉशर है, उसमें मैंने प्लेट्स डाल दिए, डिटर्जेंट डाल दिया, पानी डाल दिया, ताकि वो क्या करनी है, मुझे डिश को क्लीन करना है, प्लेट्स को क्लीन करना है। तो मेरा इनपुट क्या होगा, कंट्रोल सिस्टम की, अगर हम कंट्रोल सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें तो इनपुट जो यहां पे होता है वो होता है डिजायरेबल आउटपुट। क्या होता है, डिजायरेबल आउटपुट। ये आउटपुट मुझे अचीव करना है। मैंने देखो सीधी सी बात है, कोई भी आप सिस्टम बनाओगे तो चाहोगे कि आपको कुछ डिजायरेबल आउटपुट मिले जिसके लिए आपने सिस्टम को डिजाइन किया है। तो कंट्रोल सिस्टम में मेरा जो इनपुट होगा वो क्या होगा सिस्टम को, कि ये मुझे डिजायरेबल आउटपुट बाहर चाहिए, सिस्टम से मुझे ये डिजायरेबल आउटपुट गेन करना है। फिर यहां पे जो एक्चुअल में आउटपुट जनरेट होता है उसको हम कंपेयर करेंगे, क्या जो एक्चुअली आउटपुट जनरेट हो रहा है वो वैसा आउटपुट है जो कि हम चाहते थे, जो कि क्या था, इनपुट था, जो कि क्या था, इनपुट था, ओके। तो यहां पे इनपुट देखो मेरा क्या होगा, लेवल ऑफ क्लीनलीनेस, लेवल ऑफ क्लीनलीनेस, लेवल ऑफ क्लीनलीनेस, जो कि मुझे रखना है 100%। 100% लेवल ऑफ क्लीननेस का मतलब है प्लेट्स पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, पूरी तरह से प्लेट साफ होनी चाहिए। तो मेरे पास एक देखो यहां पे समझो, मेरे पास डिश वॉशर है, ओके, मेरे पास डिश वॉशर है, उसमें मैंने प्लेट्स को डाल दिया, पानी को डाल दिया, डिटर्जेंट को डाल दिया, और मैंने यूजिंग कंट्रोलर टाइमर को सेट कर दिया फॉर 10 मिनट, ओके। 10 मिनट के लिए मैंने क्या कर दिया, टाइमर को यहां पे मैंने सेट कर दिया है। 10 मिनट के बाद कंट्रोलर क्या कर देगा, सिस्टम को रीसेट कर देगा, सिस्टम अपना प्रोसेस बंद कर देगा, ओके, जो यहां पे कंट्रोलर लगा हुआ है। तो यहां पे लेवल ऑफ क्लीनलीनेस क्या है, 100%, मतलब मेरी डिजायरेबल आउटपुट तो यही होगा सिस्टम से कि प्लेट्स क्या हो जाए, 100% क्लीन हो जाए। कंट्रोल सिस्टम में जो डिजायरेबल आउटपुट होता है वही सिस्टम का क्या होता है, इनपुट होता है, वही कंट्रोलर का क्या होता है, इनपुट होता है। फिर कंट्रोलर एक सिग्नल जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल। क्या बोलते हैं, एक्चुएटिंग सिग्नल, और मैनिपुलेटेड सिग्नल और मैनिपुलेटेड वेरिएबल, ओके। ये मेरा है एक्चुएटिंग सिग्नल, ओके। फिर वो डिशवॉशर को कमांड देगा, डिशवॉशर ऑपरेट होगा और आपको यहां पे आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में क्या, जैसे ही खोलोगे 10 मिनट खत्म हो गए आपके, 10 मिनट के बाद आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। डिशवॉशर ओपन करोगे और देखोगे कि प्लेट्स क्लीन हुई है कि नहीं। और आप देखो प्लेट्स, अभी यहां पे दो केस हो सकते हैं। एक केस तो है कि आपको एक्सपीरियंस है कि इतने मिनट के लिए अगर मैं डिशवॉशर को ऑन रखूंगा, ऑपरेट करूंगा तो मुझे क्लीन प्लेट्स मिलेंगे। अगर आपको आइडिया नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है 10 मिनट आपने इसको क्या किया, रन किया सिस्टम को, उसके बाद सिस्टम ऑफ हो गया, उसके बाद आपने आउटपुट देखा तो लेवल ऑफ क्लीनलीनेस 100% नहीं था, लेटर से 50% था। लेवल ऑफ क्लीनलीनेस, लेवल ऑफ क्लीनलीनेस कितना अचीव हुआ, 50%। कितना अचीव हुआ, 50%। तो लेवल ऑफ क्लीनलीनेस कितना है, 50%। इसका मतलब प्लेट्स आधी ही साफ हुई है, प्लेट्स पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। तो फिर से आप क्या करोगे, आपने देखा कि प्लेट्स पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, फिर से सिस्टम को क्या करोगे, फिर से सिस्टम को ऑन करोगे, बोलोगे चलो 10 मिनट के लिए फिर से मैं सिस्टम को क्या करता हूं, रन करता हूं। फिर आप मैन्युअली
अभी देखो सारी चीजें मैन्युअली हो रही है, ऑटोमेटिक नहीं हो रही है। ऑटोमेटिक इन द सेंस यहाँ पे इनपुट में जो लेवल ऑफ क्लीनलीनेस है, डिजायरेबल आउटपुट 100%, और यहाँ पे जो एक्चुअल आउटपुट जनरेट हो रहा है, उन दोनों का सिस्टम ऑटोमेटिकली कंपेयर सिस्टम नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या है, ओपन लूप सिस्टम है। ओपन लूप सिस्टम का मतलब है जहां पे आउटपुट का फीडबैक और जो एक्चुअल इनपुट है वो कंपेयर सिस्टम नहीं कर रहा है। ओके, इन शॉर्ट ओपन लूप सिस्टम में कोई भी फीडबैक आपका अवेलेबल नहीं होता। सिस्टम ये जज नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअल में आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जज नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ये हमारा था ओपन लूप सिस्टम जिसमें कोई भी सेंसर नहीं लगा हुआ है। अभी अगर मुझे लेवल ऑफ क्लीनलीनेस 100% अचीव करना है, फिर से मैं मैन्युअली क्या करूंगा, टाइमर को 10 मिनट के लिए फिर से सेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। तो ये मेरा क्या है, ओपन लूप सिस्टम है। ओके, अभी इसी को हम क्लोज लूप सिस्टम भी बना सकते हैं। यहां पे ध्यान दो, इसको मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको क्लोज लूप सिस्टम बनाने के लिए यहां पे चलो मैं फिर से ही बना देता हूं। ये मेरा टाइमर, ये मेरा टाइमर, ये टाइमर, ये कंट्रोलर, ये क्या, कंट्रोलर, और यहां पे क्या है, एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट होगा। फिर यहां पे मेरा क्या है, डिश वॉशर, यहां पे क्या होगा, डिश वॉशर, क्या होगा, डिश वॉशर। और यहां पे मेरा क्या है, इनपुट, यहां पे क्योंकि यहां पे हमें दोनों, अभी यहां पे आउटपुट को भी कंपेयर करेंगे हम यूजिंग समिंग जंक्शन। इनपुट और आउटपुट यहां पे कंपेयर होंगे। ये मेरा इनपुट था, ओके, ये प्लस, ये माइनस, ये मेरा यहां पे एरर सिग्नल जनरेट होगा। यहां पे अभी एक्चुअली में आउटपुट जनरेट होगा, यहां पे आउटपुट जनरेट होगा, और यहां से हम फीडबैक लेंगे थ्रू फीडबैक सेंसर, थ्रू फीडबैक सेंसर। इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक नया ब्लॉक आ गया, फीडबैक सेंसर। क्या आ गया, फीडबैक सेंसर। तो यहां पे आ गया फीडबैक सेंसर। तो देखो यहां पे मेरा इनपुट है जो कि ये लेवल ऑफ क्लीनलीनेस शुड बी 100%, शुड बी 100%, और यहां पे एक्चुअल में जो आउटपुट जनरेट होगा, लेटेस्ट से लेवल ऑफ क्लीनलीनेस हमने अचीव किया 50%। तो यहां पे देखो ये हमारा एक्चुअल इनपुट है, ये हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है। थ्रू फीडबैक हम यहां पे आउटपुट और इनपुट को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, एरर सिग्नल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, एरर सिग्नल जनरेट होगा। लेटर से आपने सिस्टम को इनिशियली रन किया था 10 मिनट के लिए, आपने मैन्युअली सिस्टम का पावर ऑन किया और आपने सेट कर दिया 10 मिनट के लिए। इस सिस्टम को मुझे क्या करना है, रन करना है। उसके बाद लेटर से लेवल ऑफ क्लीनलीनेस कितना अचीव हुआ, यहां पे भी 50% अचीव हुआ, 50%, और आपको एक्चुअल में क्या चाहिए था, 100%। तो 100 माइनस 50, तो यहां पे एरर सिग्नल जनरेट होगा 50% का, वो इनपुट जाएगा कंट्रोलर में, और कंट्रोलर सेंस करेगा कि क्योंकि यहां पे एरर जनरेट हुआ है तो टाइमर का टाइम अभी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली कंट्रोलर क्या करेगा, टाइमर का टाइम बढ़ा देगा, फिर और ज्यादा टाइम के लिए डिश वॉशर ऑपरेट होगा। और ये प्रोसेस, ये साइकिल तब तक चलेगा जब तक हमें आउटपुट में लेवल ऑफ क्लीनलीनेस 100% अचीव नहीं हो जाता। तभी यहां पे एरर सिग्नल 0 जनरेट होगा और कंट्रोलर सिस्टम को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। कंट्रोलर सिस्टम को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। तो ये मेरा था ओपन लूप सिस्टम, और ये मैंने बना दिया क्लोज लूप सिस्टम। तो देखो क्लोज लूप सिस्टम इज हाईली एक्यूरेट कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम, कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम। क्लियर इतनी बात, ओके। लेकिन यहां पे देखो सीधी सी बात है, जो ओपन लूप सिस्टम है वो सिंपल है, क्लोज लूप सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहां पे कॉस्ट भी एक्स्ट्रा बढ़ गई फीडबैक सेंसर की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब आप फीडबैक सेंसर लगाते हो तो उसमें नॉइज आता है, नॉइज की वजह से भी सिस्टम में एरर आता है। तो उस नॉइज को नलीफाई करने के लिए फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, फीडबैक सेंसर के साथ साथ फिल्टर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमने यहां पे क्या देखा, क्लोज लूप सिस्टम इज मोर एक्यूरेट कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम। ओके, तो ये हमारा था ओपन लूप सिस्टम, ये हमारा क्या था, क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो सिंपली ओपन लूप सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कोई भी फीडबैक सेंसर नहीं होगा, और क्लोज्ड लूप सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एटलीस्ट एक फीडबैक तो आपको दिखेगा ही, जिसके थ्रू हम जो एक्चुअल डिजायरेबल आउटपुट है जिसको हम बोलते हैं इनपुट, और यहां पे जो एक्चुअल आउटपुट जनरेट हो रहा है, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, क्लियर। तो देखो कंट्रोल सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसका जो इनपुट होता है वो एक्चुअली डिजायरेबल आउटपुट होता है, और यहां पे एक्चुअल आउटपुट जनरेट होता है। डिजायरेबल आउटपुट मतलब हम चाहते हैं कि सिस्टम ये आउटपुट जनरेट करे, और फिर हम देखते हैं एक्चुअल में आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, फिर हम दोनों का डिफरेंस लेके एरर सिग्नल जनरेट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोलर सिस्टम पे एक्ट करता है। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान देना, अभी से जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, सिंपली बोलूंगा ये सिस्टम है, उसका ये इनपुट
इनपुट है और ये सिस्टम है उसका ये आउटपुट है। ये टर्मिनोलॉजी में यूज करने वाला हूं, इनपुट और आउटपुट। अभी ऐसा नहीं बोलूंगा इनपुट मतलब डिजायरेबल आउटपुट, ये टर्मिनोलॉजी में यूज नहीं करूंगा, सिंपली बोलूंगा ये सिस्टम का इनपुट है, ये सिस्टम का आउटपुट है, ये एरर सिग्नल है, ये कंट्रोलर है। डिश वॉशर है, इसको हम प्लांट भी बोल सकते हैं या सिंपली प्रोसेस भी बोल सकते हैं क्योंकि प्रोसेस पूरा यही कर रहा है। और ये मेरा हो गया फीडबैक, ये मेरा क्या हो गया फीडबैक। अभी ये मुझे एक बात बताओ, जो आपका मोबाइल फोन है वो ओपन लूप सिस्टम है या क्लोज लूप सिस्टम है? वो सिंपली ओपन लूप सिस्टम है। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी को नंबर डायल करना हो तो आपके माइंड में आपने किसी ने सोचा, जैसे कि मेरा नाम विनोद है और यहाँ पे दीपक बैठा है, तो अगर मुझे दीपक को कॉल करना है तो मोबाइल मेरा माइंड रीड नहीं कर सकता ऑटोमेटिकली कि दीपक को फोन लगाना है और वो ऑटोमेटिकली नंबर डायल करेगा। ऐसा तो नहीं होगा, आपको हाथ से ही मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, दीपक को कॉल लगाना पड़ेगा। तो मोबाइल हमारा क्या है, ओपन लूप सिस्टम है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के, आप भी नोट कर सकते हो और डे टू डे लाइफ में आप चीजों को समझ सकते हो, इसलिए मैंने वही एग्जांपल्स यहाँ पे उठाए हैं। तो ओपन लूप सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें वो फुल्ली क्या होता है, मैन्युअली ऑपरेट होता है। एक्सटर्नल ऑपरेटर उसको क्या करता है, एक्सटर्नल बॉडी उसको क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो यहां पे हमने देखा ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। तो यहां पे हम देखेंगे ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम, ओके, और यहां पे हमने क्या देखा, क्लोज्ड लूप सिस्टम। ओके, क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो डिफरेंस तो आई थिंक ऑलरेडी आपको क्लियर हो गया कि क्या चीजें आपको देखनी है। ओके, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम में देखो सिंपली क्या होगा, सिस्टम विथ नो फीडबैक, नो फीडबैक, फीडबैक इसमें नहीं होगा, इसमें फीडबैक नहीं होगा। क्लोज लूप सिस्टम में एटलीस्ट वन फीडबैक तो आपका प्रेजेंट होगा ही, एटलीस्ट वन फीडबैक, एटलीस्ट वन फीडबैक यहां पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसकी देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल है, सिंपल कंस्ट्रक्शन, सिंपल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहां पे फीडबैक नहीं है, वहां पे फीडबैक आएगा तो फिल्टर्स भी आएंगे। ठीक है, ये सिंपल कंस्ट्रक्शन। कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन, कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स। ओके, और ये क्या होगा, कंपैरेटिवली चीपर होगा, ये चीपर होगा उससे। ओके, और ये मतलब यहां पे देखो ये नो फीडबैक, इसमें एटलीस्ट वन फीडबैक, यहां पे सिंपल कंस्ट्रक्शन, यहां पे कॉम्प्लेक्स और यहां पे चीपर, और ये क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा, ये क्या होगा, एक्सपेंसिव। ओके, ये क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। ओके, तो ये तीन आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। और फीडबैक के इफेक्ट क्या होते हैं वो वन बाय वन थ्रू आउट द जर्नी, जैसे हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी, गेन, वो सब में हम चैप्टर वाइज देखेंगे, एक साथ नहीं देखेंगे। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे क्या है, ओपन लूप सिस्टम के आपका क्या हो गया, फैन हो गया, आपका फैन हो गया, आपका एलिवेटर हो गया, आपका एलिवेटर हो गया, क्लॉथ्स ड्रायर हो गया, क्लॉथ्स ड्रायर। ओके, क्लॉथ्स ड्रायर हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका टेलीविजन हो गया। ये सब क्या है, ओपन लूप सिस्टम है। क्या है, ओपन लूप सिस्टम है। और भी सारे एग्जांपल्स है, एग्जांपल बहुत सारे आप यहां पे दे सकते हो। फिर यहां पे मैं क्लोज लूप सिस्टम की बात करूं तो कौन कौन से एग्जांपल होंगे, आपका सन, सोलर डिश सन ट्रैकिंग सिस्टम, सोलर डिश विथ सन ट्रैकिंग सिस्टम, विथ सन ट्रैकिंग सिस्टम। ओके, ये आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, आई होप सो, लेकिन नहीं पढ़ा फिर भी क्या होता है, देखो सोलर डिश विद सन ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब होता है आप जो सोलर पैनल लगाते हो डिश के फॉर्म में अपने टेरेस पे, वो क्या करता है, जो मींस जो सन की एनर्जी होती है उसको क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो जो हीट एनर्जी होती है उसको क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती है तो जो लाइट की इंटेंसिटी होती, जो लाइट सोलर डिश पे फॉल होती है उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती जाती है। तो इसमें देखो क्या कर, सोलर डिश विद सन ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, क्लोज लूप सिस्टम है। जैसे उस सिस्टम में ऐसे मींस प्रोग्रामिंग की होती है, जैसे जैसे सन मूव करेगा उसके साथ साथ आपका जो सोलर डिश है वो भी मूव करेगा, ताकि आप मैक्सिमम इंटेंसिटी अचीव कर सको लाइट की, और ताकि आपको आउटपुट में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी आप अचीव कर सको। ओके, तो ये हो गया। तो ये क्या है, क्लोज लूप सिस्टम है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लाइट की जो इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, सन के साथ सोलर डिश चेंज करेगा, क्योंकि यहां पे हमें लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना है,
लाइट एनर्जी मींस फोटॉन्स, ओके। उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या होगा, सोलर डिश विथ सन ट्रैकिंग सिस्टम, ओके। और उसके बाद यहां पे क्या आएगा, उसके बाद आएगा ऑटोमेटिक ब्रेड टोस्टर, ऑटोमेटिक ब्रेड टोस्टर, ओके। ऑटोमेटिक ब्रेड टोस्टर में क्या होता है, आपने क्या कर दिया, ब्रेड को उसमें डाल दिया, फिर वहां पे क्या होगा, जो ब्रेड का मॉइस्चर लेवल है उससे वो सिस्टम ऑटोमेटिकली सेंस करेगा और अपना ऑपरेटिंग टाइम डिसाइड करेगा, ओके। ऑटोमेटिक ब्रेड टोस्टर। उसके बाद यहां पे देखो क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्रेड, फिर ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर, ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर, ओके। ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर में देखो क्या होगा, ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर में ऑटोमेटिकली रूम के सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एयर कंडीशनर क्या करेगा, अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है, ओके। तो ये हो गया हमारा ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मिसाइल लॉन्चिंग। क्या आता है, मिसाइल लॉन्चिंग, ओके। मिसाइल लॉन्चिंग, तो बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारे यहाँ पे जो गिने चुने एग्जांपल है मैं वो यहाँ पे दे रहा हूं। मिसाइल लॉन्चिंग में क्या होता है, हमें किसी भी टारगेट को मिसाइल हिट करना है तो थ्रू रेडार सिस्टम हम ऑटोमेटिकली टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं, ओके। तो वो हो गया मिसाइल लॉन्चिंग। फिर पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बॉडी इज ए क्लोज लूप सिस्टम, ओके। इज ए क्लोज लूप सिस्टम। क्यों, क्योंकि जब आप लेटर से आप रोड पे चल रहे हो, फिर कोई गाड़ी आ गई, फिर आप सिंपली क्या हो जाता है, अगर बीच में चल रहे हो, आपने देखा कि इस ट्रैक पे व्हीकल आ रहा है, तो आप सिंपली क्या हो जाते हो, खुद से ही क्या, कोई आपको या किसी से पूछते नहीं हो या कोई आपको बताता नहीं है, सिंपली आप ऑटोमेटिकली अपने सेंस से क्या हो जाते हो, साइड में हो जाते हो, ताकि गाड़ी चल जाए और आप भी सेफली रोड पे आगे निकल सको। तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा जो, जैसे ही किसी ने हॉर्न बजाया, किसी ने ठीक है आवाज दी, आपको सेंस हुआ, वो सेंस किसके थ्रू होगा, आपको नर्व्स, माइंड के थ्रू होगा, किसके थ्रू, माइंड के थ्रू सेंस होगा। और फिर आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली एक्ट करोगे और साइड में हो जाओगे, ताकि आप भी सेफली मूव हो सको और गाड़ी भी आगे सेफली निकल जाए, नहीं तो पता चला आपको ही ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, ओके। तो ह्यूमन बॉडी इज अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ओके, इज अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि ह्यूमन बॉडी का दूसरा एग्जांपल ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे कि आप यहां बैठे हो, यहां पे मच्छर आ गया, ठीक है, मच्छर आ गया तो फिर क्या, आप मच्छर जैसे ही आपको काटेगा, नर्व्स के थ्रू आपके माइंड में सिग्नल जाएगा और आप सिंपली क्या एक्ट करोगे, ये हाथ से मच्छर को मार दोगे या फिर क्या कर दोगे, भगा दोगे, ओके। तो इसलिए हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, सिंपली एक क्लोज लूप सिस्टम है, ओके। तो हमने यहां पे क्या क्या देखा, यहां पे फैन समझ लिया था, क्योंकि फैन के एग्जांपल से ही हमने स्टार्ट किया था। फिर एलिवेटर, फिर हमारे क्लोज ड्रायर इज ओपन लूप सिस्टम। क्यों, क्योंकि उसमें आप टाइमर सेट करते हो क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए, ओके। जैसे कि मैंने 30 मिनट सेट किया, 30 मिनट के बाद पूरा क्लोज ड्रायर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद उस सिस्टम को कुछ भी लेना देना नहीं है कि ह्यूमिडिटी लेवल क्या है क्लोथ्स का, मॉइस्चर लेवल कितना है, ओके। उससे उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, बस वो 30 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। क्लोथ्स ड्राई हुए या नहीं हुए, वो सिस्टम को कुछ भी लेना देना नहीं है। वो सिस्टम ऑटोमेटिकली सेंस नहीं कर रहा क्या, ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ दी क्लोथ्स, ओके। तो क्लोथ ड्रायर हो गया। फिर मोबाइल फोन का मैंने समझा, टेलीविजन का भी ऐसा ही है। वो क्या है, टेलीविजन में आपके पास रिमोट कंट्रोल होता है, वो क्या है, सिंपली ओपन लूप सिस्टम है। क्योंकि अगर आपको साउंड कम या वॉल्यूम आपको कम या ज्यादा करना है, आपको वॉल्यूम कम या ज्यादा करना है या आपको चैनल चेंज करना है, तो आपको मैन्युअली रिमोट कंट्रोल के थ्रू ही चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो ये मेरा हो गया टेलीविजन। फिर यहां पे सोलर डिश विद सन ट्रैकिंग सिस्टम, मैंने आपको बताया, थोड़ा मैं बता रहा हूं यहां पे सोलर डिश विद सन ट्रैकिंग सिस्टम। उसमें हमने देखा कि हमें क्या करना है, सोलर डिश विद सन ट्रैकिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो सन की लाइट एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जैसे सन मूव होता जाता है, तो अगर सोलर डिश उसके साथ मूव नहीं होगा तो जो इंटेंसिटी होगी लाइट की जो उस पर फॉल हो रही है वो कम होती जाएगी। इसलिए उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ताकि जैसे जैसे सन मूव करता है उसके साथ सोलर डिश भी मूव करता है टू अचीव द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, ओके। फिर हमने समझा ऑटोमेटिक ब्रेड टोस्टर, फिर ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर, फिर मिसाइल लॉन्चिंग, फिर हमने देखा ह्यूमन बॉडी, ओके। तो ये हमारा था ओपन लूप सिस्टम, ये हमारा था क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, कोई भी इसमें टेंशन की बात नहीं है, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड लूप सिस्टम क्या होता है। ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज्ड लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हम बाद में देखेंगे। अभी हम समझेंगे इस सेशन में
हम देखो क्या क्या समझ लिया, व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम समझ लिया, फिर हमने ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम भी समझ लिया। अभी हम जंप करेंगे कहां पे, अभी हम जंप करेंगे ट्रांसफर फंक्शन पे। ओके, एग्जांपल्स भी हमने देख लिए ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम के। इन शॉर्ट हमने कंट्रोल सिस्टम के सारे एग्जांपल्स देख लिए। अभी हम जाते हैं कहां पे, ट्रांसफर फंक्शन पे। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम देखने वाले हैं। पोल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो कुछ भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कंट्रोल सिस्टम में आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहां पे देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफर फंक्शन। क्या है ये, ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन सिंपली क्या होता है वो यहां पे ध्यान दो। लेटर से मेरे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। इट इज डिफाइंड only for linear time invariant system। तो लेटर से मेरे पास एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। इस ट्रांसफर फंक्शन का क्या फायदा होता है वो सब चीजें हम देखेंगे। हम ट्रांसफर फंक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब लाप्लास डोमेन में जा रहे हैं, एस डोमेन में जा रहे हैं। तो एस डोमेन के क्या एडवांटेजेस होते हैं वो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो लेटर से मेरे पास ये एलटीआई सिस्टम है, इसका लेटर से इंपल्स रिस्पॉन्स है जी ऑफ टी। ओके, और ये इस सिस्टम में इनपुट जा रहा है। ये देखो, ये एरो, क्या एरो की डायरेक्शन देखो सिस्टम के अंदर की तरफ है। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहां से इनपुट जा रहा है लेटर से आर ऑफ टी, और यहां से एरो इस सिस्टम से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब यहां पे जो वेरिएबल मिलेगा वो सिंपली क्या होगा, सिस्टम का आउटपुट होगा। सिस्टम में जो वेरिएबल का एरो अंदर जाता है वो इनपुट होता है। सिस्टम, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस सिस्टम से जो एरो, जो वेरिएबल इस बाहर की तरफ एरो के साथ एसोसिएटेड है वो सिंपली क्या होता है, सिस्टम का आउटपुट होता है। तो हमें पता है इस केस में अगर हमें आउटपुट लिखना हो तो सी ऑफ टी सिंपली क्या होगा, जी ऑफ टी कन्वॉल्व विथ आर ऑफ टी। ये हम एलटीआई सिस्टम के लिए लिख सकते हैं, ये हम एलटीआई सिस्टम के लिए लिख सकते हैं। क्लियर इतनी बात। और यहां पे ध्यान दो, इसी पे अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम अप्लाई करें, अगर इसी को ही हम एस डोमेन में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, सी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस इनटू आर ऑफ एस। जब टाइम डोमेन में लिखते हैं तो लोअर केस यूज करते हैं, और जब एस डोमेन में हम लिखते हैं वेरिएबल्स को तो हम क्या लेटर्स यूज करते हैं, अपर केस लेटर्स हम यूज करते हैं। तो यहां पे मुझे जी ऑफ एस लिखना हो तो बताओ क्या होगा, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस, डिवाइड बाय आर ऑफ एस, और इसी को ही हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन, इसी को ही हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन सिंपली देखो क्या है, ये जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है उसका आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, ये जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है उसमें जो अंदर इनपुट जा रहा है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, दोनों का रेशियो लिया, तो हमें क्या मिल गया, ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है, देखो यहां पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूं ट्रांसफर फंक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी नोट करो, क्योंकि ईएसी में डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन भी पूछी जाती है कभी कभी, या कंडीशन भी पूछे जाते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, it is the ratio of Laplace transform of output to the input with all initial conditions being zero, सारी इनिशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो भी जीरो अज्यूम करनी पड़ेगी, जीरो सेट करना पड़ेगा, तो ही हम ट्रांसफर फंक्शन डिराइव कर पाएंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन सिंपली देखो क्या होगा, लाप्लास ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट, और यहां पे ध्यान दो, लाप्लास ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट विथ ऑल इनिशियल कंडीशंस बीइंग जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको नोट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां पे ध्यान दो,
ट्रांसफर फंक्शन क्या है? C ऑफ एस डिवाइड बाय R ऑफ एस, और ट्रांसफर फंक्शन क्या है? सिंपली G ऑफ एस। इसका मतलब क्या है? अगर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है जिसको हम टाइम डोमेन में कंप्लीटली कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय इट्स इंपल्स रिस्पांस, अगर इंपल्स रिस्पांस भी अगर आपको पता है, उसका डायरेक्टली अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हो तो भी आपको क्या मिल जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। ओके, ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। और इंपल्स रिस्पांस, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस मतलब क्या होता है? एक सिस्टम है जिसमें हम क्या देते हैं? इनपुट यूनिट इंपल्स देते हैं, तो जो आउटपुट जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं इंपल्स रिस्पांस। इसका मतलब ट्रांसफर फंक्शन निकालना हो तो यहां पे दो तरीके हैं। एक तो आप क्या लो, आउटपुट का लाप्लास लो, उसको डिवाइड कर दो इनपुट के लाप्लास से। दूसरा, अगर आपको इंपल्स रिस्पांस या यूनिट इंपल्स रिस्पांस पता है, उसका डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का मिल जाएगा। तो ये थी ट्रांसफर फंक्शन की थ्योरी। ओके, तो अभी से यहां पे याद रखो, अभी से मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, कंट्रोल सिस्टम में हम टाइम डोमेन में डील नहीं करेंगे, हम एज डोमेन में ही डील करेंगे। क्योंकि यहां पे ध्यान दो, कुछ चीजें आप गौर करो। टाइम डोमेन में क्या है? कॉन्वोल्यूशन। यहां पे देखो ये क्या है? कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। और एज डोमेन में वो क्या हो गया? ध्यान दो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट इन एज डोमेन, प्रोडक्ट इन एज डोमेन। और सीधी सी बात है, कॉन्वोल्यूशन के साथ डील करना डिफिकल्ट है कंपेयर टू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट, क्योंकि एज डोमेन में हम प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए, इस इक्वेशन के साथ डील करना कंपैरेटिवली इजी है, इसके साथ मैथमेटिकली खेलना बहुत इजी है कंपेयर टू कॉन्वोल्यूशन। क्यों? क्योंकि एज सारी चीजें हमें मिल सकती है। हम क्या करेंगे? लेटेस्ट से मुझे g ऑफ टी पता है, मैं उसका g ऑफ एस लूंगा, r ऑफ टी पता है उसका r ऑफ एस लूंगा, c ऑफ एस निकालूंगा, और मुझे अगर टाइम डोमेन में आउटपुट चाहिए फिर मैं क्या ले लूंगा? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूंगा। लेकिन यहां पे अगर एज डोमेन में जा रहा हूं तो मेरा टाइम क्या होगा? सेव हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि अभी हम देखने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका क्या रोल है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज आपको स्टडी करना है, मैंने आपको बोला ये सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए कंट्रोलर डिजाइन करो। ओके, या इस सिस्टम, कोई भी सिस्टम होगा उसका कंट्रोलर डिजाइन करोगे, उसके लिए कंट्रोलर डिजाइन करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? उस सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल बनाओगे। और कंट्रोल सिस्टम में हम मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में बनता है। और डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ हमें पता है डील करना क्या होगा? टफ होगा। क्योंकि अगर बहुत हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गए, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, उनके साथ डील करना कंपैरेटिवली क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, एज डोमेन का, जो कि मैथमेटिकल टूल है, उसका अगर हम यूज करें तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ डील करना बहुत ही इजी है कंपेयर टू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये जो एज डोमेन है, ये जो कॉम्प्लेक्स डोमेन है, ये एक मैथमेटिकल टूल है जो कि मैथमेटिकल चीजों को क्या कर रहा है? सिंप्लीफाई कर रहा है। तो इसलिए कंट्रोल सिस्टम में पूरा हम एज डोमेन के अराउंड ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उसके साथ मैथमेटिकली चीजों को डील करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन का ये फंडा क्लियर हो गया। यहां पे एक बात और नोट कर दो कि ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स, लाप्लास ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। ये सब चीजें मैं इसलिए नोट करवा रहा हूं क्योंकि ये सी में क्वेश्चन आए इंपल्स रिस्पॉन्स और लाप्लास ऑफ यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स। क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं, कोई भी कंट्रोल सिस्टम होगा उसको मैथमेटिकली मॉडल करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। अगर उस पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है और हमें उसके साथ डील करना बहुत ही आसान है। और फिर हम देखेंगे जीरोस क्या होते हैं और पोल्स क्या होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं उसकी तरफ। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा हो गया। ओके, इसी को ट्रांसफर फंक्शन को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन टू अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, तो एज डोमेन का, लाप्लास डोमेन का मैथमेटिकल टूल जो है बहुत ही यूजफुल टूल है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? देखो, कॉन्वोल्यूशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और डिफरेंशियल इक्वेशन को ये अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देगा। और यहां पे देखो, कुछ भी फिर डील करना क्या हो गया? बहुत ही आसान हो गया। ओके, बहुत ही आसान हो गया। तो यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जांपल लिख रहा हूं, कोई भी एग्जांपल जहां पे सीटी क्या होगा? सिस्टम का आउटपुट होगा और आरटी इनपुट होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे ध्यान देना, डिफरेंशियल इक्वेशन
टू अलजेब्रिक इक्वेशन, टू अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, तो कॉन्वोल्यूशन में भी ऐसा ही था, यहां पे ध्यान दो, डिफरेंशियल इक्वेशन टू अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, तो यहां पे देखो अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब यहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपली क्या हो जाएगा, फिर एक मतलब वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें सारे वेरिएबल्स का या तो सिर्फ एडिशन हो रहा होगा या तो क्या हो रहा होगा, सब सारे टर्म्स का क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। ओके, तो यहां पे देखो कैसे हम इन चीजों को डील कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन टू अलजेब्रिक इक्वेशन। लेटर से मेरे पास एक कंट्रोल सिस्टम है, उसका मैथमेटिकल, उसमें सीटी आउटपुट है और उसका आरटी इनपुट है, और मैंने उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग किया तो इस टाइप का कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, डी स्क्वायर सी टी बाय डी टी स्क्वायर प्लस 5 डी सी टी बाय डी टी प्लस सी टी इज इक्वल टू 6, ये मैं रेंडमली लिख रहा हूं, डी स्क्वायर आर टी बाय डी टी स्क्वायर प्लस 5 डी आर टी बाय डी टी प्लस आर टी। ओके, अभी देखो मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो अगर मुझे कंट्रोल सिस्टम इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि हमने पिक्टोरियल जो फेवरेबल डिजायरेबल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में चाहते हैं कि हम सिस्टम को इजीली दिखाएं फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में दिखाना बहुत ही क्या है, टफ है, ऐसा समझ लो, दिखा ही नहीं सकते, बहुत ही मींस क्या हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ओके, आउट ऑफ रीच प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे अगर इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो चीजों को ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में दिखाना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, तो डी स्क्वायर सी टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस 5 डी सी टी बाई डी टी प्लस सी टी, इस पे अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर सी ऑफ एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मैं प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, टेंशन ना लो, सी ऑफ एस प्लस सी ऑफ टी का हो जाएगा अपर के सी ऑफ एस इज इक्वल टू 6 एस स्क्वायर आर ऑफ एस प्लस 5 एस इंटू आर ऑफ एस प्लस आर ऑफ एस। तो यहां पे देखो सिस्टम का, यहां पे जब ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करोगे तो इनिशियल कंडीशंस क्या अज्यूम करोगे, 0 अज्यूम करोगे, और यहां पे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सिंपली जो आउटपुट होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट ऑफ द सिस्टम। तो यहां पे मैं सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस अगर निकालना चाहूं तो क्या होगा, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस आपका हो जाएगा 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 1 डिवाइड, यहां पे आर ऑफ एस को कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5s प्लस 1, यहां से सी ऑफ एस को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 1, और यही क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है सिस्टम का। लेटेस्ट से हम इसको बोल देते हैं g ऑफ s, क्योंकि ये क्या है, आउटपुट और इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हमें रेशियो मिल गया, जो कि क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन में आपको यहां पे दिख रहा है एक यहां पे न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, एक डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, तो हम इसको लेटेस्ट से बोल देते हैं ये मेरा है n ऑफ s और ये मेरा क्या है, d ऑफ s, ये मेरा सिंपली क्या है, d ऑफ s, ये मेरा न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, उसको मैंने बोल दिया n ऑफ s, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को मैंने बोल दिया d ऑफ s। ओके, d ऑफ s, और रूट्स ऑफ एन एस, जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं हम उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ सिस्टम, जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन और जीरोस ऑफ सिस्टम। सिमिलरली जो हमारा डी ऑफ एस है, जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, उसके जो रूट्स होते हैं उसको पोल्स ऑफ द सिस्टम और पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, पोल्स ऑफ द सिस्टम और पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर इतनी बात, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो देखो यहां पे फायदा क्या हुआ, फायदा सिंपली ये हुआ, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन था तो वो सिंपली देखो किस में कन्वर्ट हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब है कि वहां पे सिर्फ आपको जो टर्म्स दिखेंगे वो चार ही ऑपरेशन के साथ दिखेंगे, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं ये सारे हट गए, यहां पे जो सारे टर्म्स होंगे उनमें क्या होगा, आपस में कुछ मल्टीप्लीकेशन होगा, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, और कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। क्लियर इतनी बात, तो यहां पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स नहीं है, तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। और सीधी सी बात है, अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ डील करना इजी है कंपेयर टू डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत आसान है, वो मैं बता रहा हूं कैसे। इसको हम ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में दिखा सकते हैं।
क्लियर इतनी बात? ओके, तो यहां तक हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन टोलॉजी, तो एस डोमेन के इतने सारे एडवांटेजेस है। एक तो आप क्या कर रहे हो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या जो कन्वोल्यूशन था उसको अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। दूसरा आपका जो इसका पिक्टोरियल स्कीमेटिक डायग्राम है वो भी आप सिंप्लीफाई कर रहे हो। हम पिक्टोरियली भी चीजों को सिंप्लीफाइड वर्जन में दिखा सकते हैं। ओके, तो यहां पे फिर हमने देखा न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के रूट्स को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द सिस्टम, और रूट्स ऑफ डीएस को हम बोलते हैं, जो डिनोमिनेटर उसको बोलते हैं पोल्स ऑफ द सिस्टम। ओके, तो यहां पे इतनी थ्योरी चीजें, इतनी सारी चीजें हमने क्लियर कर दी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर सिस्टम क्या होता है, इम्प्रॉपर सिस्टम क्या होता है और स्ट्रिक्टली प्रॉपर सिस्टम क्या होता है। ये सब चीजें, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन हमने देख लिया है, ये चीजें उसके साथ ही कनेक्टेड है, तो हम ये चीजों को भी यहां पे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ओके, तो स्ट्रिक्टली प्रॉपर ये सब चीजें अभी हमें यहां पे देखनी है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर और चीजें भी आपको मैं कुछ कुछ बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं पूरा ईएससी के क्वेश्चंस पूरा स्टडी कर लिया हूं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या क्या चीजें बतानी है वो मैं यहां पे सारी बताऊंगा। तो लेट अस से यहां पे जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल था n ऑफ s, उसका ऑर्डर है m, उसका ऑर्डर क्या है m, मतलब वो mth ऑर्डर पॉलिनोमियल है। और जो d ऑफ s है, जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, उसका ऑर्डर है n, लेट मींस वो nth ऑर्डर पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहला केस आएगा आपका स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, स्ट्रिक्टली प्रॉपर, नोट कर ले रहे ना मेरे साथ, स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। और फिर दूसरा केस आपका आएगा प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। फिर तीसरा केस आपका आएगा इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। क्या आएगा? इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन का मतलब होता है n क्या होगा, यहां पे मैं लाइन डाल देता हूं, n जो होगा वो m से ज्यादा होगा, मतलब न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री से ज्यादा होगा। और प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन मतलब n बराबर m होगा, मतलब दोनों के डिग्रीज क्या होंगे, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का डिग्री और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का डिग्री दोनों सेम होंगे। इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का डिग्री कम होगा, किससे? न्यूमरेटर पॉलिनोमियल से। क्लियर इतनी बात? तो ये टेबल बना देना, इसलिए टेबुलर फॉर्म में मैं लिखवा रहा हूं ताकि आप सारी चीजों को क्लियरली देख सको। तो ये स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, ये प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, ये इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो सारी चीजें जो पॉसिबल चीजें, देखो एक लेक्चर में मुझे पूरा प्रोडक्टिव बनाना है, तो इसलिए मेरी थोड़ी स्पीड फास्ट लग रही होगी, लेकिन क्योंकि 30 घंटे पूरा कंट्रोल सिस्टम खत्म करना है और एफिशिएंटली खत्म करना है, तो ये सब क्या होगा, n इज ग्रेटर देन m, n इज इक्वल टू m लेस देन m। और ट्रस्ट मी, जो भी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो आप देखोगे कि ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। वहां पे मैं वो चीजें करवाऊंगा ही नहीं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो, रिलेवेंट ना हो, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। ओके, तो ये हो गया मेरा स्ट्रिक्टली प्रॉपर, इम्प्रॉपर और प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। अभी हम जंप करते हैं, कहां पे जंप करेंगे वो देखो। अभी हमने क्या देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन करना, मींस स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन करना या उसको पिक्टोरियल दिखाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर उसको एस डोमेन में ले जाते हैं सिस्टम को, तो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ओके, और अभी से जो पूरी जर्नी स्टार्ट होगी, ध्यान देना, अभी से जो पूरी जर्नी स्टार्ट होने वाली है उसमें हम सारी चीजों को एस डोमेन में ही डील करने वाले हैं। किस डोमेन में? एस डोमेन में ही डील करने वाले हैं, टाइम डोमेन में हम डील नहीं करेंगे। मैं सिंपली अभी यहां पे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि एस डोमेन में कैसे होगा। ओके, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इन एस डोमेन, तो टाइम डोमेन में जो सिस्टम था उसको कंप्लीटली कैरेक्टराइज किया जाता है। हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स की बात करें क्योंकि उसके लिए हम ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो टाइम डोमेन में एक सिस्टम था, उसको हम कंप्लीटली कैरेक्टराइज करते हैं, किससे? इंपल्स रिस्पॉन्स से। और यहां पे एस डोमेन में जो पूरा सिस्टम है उसको कंप्लीटली कैरेक्टराइज कर सकते हैं उस सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन से। तो यहां पे कोई भी मेरे पास सिस्टम होगा जिसको हम प्लांट बोलते हैं या प्रोसेस बोलते हैं, उसको जब हम मैथमेटिकली यहां पे शो करेंगे कंट्रोल सिस्टम में मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करने के लिए, तो सिंपली हम उसको उसके यहां पे देखो
सिस्टम होगा, लेटर से फीडबैक पाथ है उसका अलग से ट्रांसफर फंक्शन होगा, तो कंट्रोलर का अलग से ट्रांसफर फंक्शन होगा, सिस्टम या प्लांट का अलग से ट्रांसफर फंक्शन होगा, कोई सेंसर लगा होगा उसका अलग से ट्रांसफर फंक्शन होगा, ट्रांसड्यूसर का अलग से ट्रांसफर फंक्शन होगा, सबके इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन होंगे। उन सारे ट्रांसफर फंक्शन को हमें प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट करके ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना पड़ता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इज एज डोमेन। तो सिंपल अगर मैं बात करूं, जहां पे मेरा सिस्टम था जिसका इंपल्स रिस्पांस था g ऑफ t, इनपुट था r ऑफ t, आउटपुट था c ऑफ t, उस केस में अगर मैं बात करूं तो उसी सिस्टम को एज डोमेन में कैसे लिखेंगे, यहां पे ध्यान दो, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम प्लांट या प्रोसेस है, ओके, प्लांट प्रोसेस या सिस्टम है, उसको किससे शो करूंगा, उसके ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज g ऑफ s। इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, g ऑफ s। अभी मैं सारे वेरिएबल्स को एज डोमेन में लूंगा, इसमें इनपुट क्या जा रहा है, r ऑफ s, इनपुट क्या जा रहा है, r ऑफ s, क्योंकि ये एरो की डायरेक्शन मुझे यही बता रही है कि ये जो वेरिएबल है r ऑफ s इसके लिए इनपुट है, क्योंकि एरो इसमें अंदर जा रहा है। फिर यहां से जो एरो बाहर आएगा वो क्या देगा, आउटपुट देगा, वो होगा c ऑफ s, वो क्या होगा, c ऑफ s। तो सिंपली जब हम टाइम डोमेन में थे तो यहां पे हमें कॉन्वोल्यूशन लगाना पड़ रहा था, क्योंकि यहां पे हम एज डोमेन में है तो हमें यहां पे कॉन्वोल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर स्ट्रक्चर एज फॉर्म में दिया गया है तो मुझे अगर आउटपुट लिखना है c ऑफ s, सिंपली क्या होगा, देखो कि इस ब्लॉक में सिस्टम में इनपुट क्या है, r ऑफ s, और इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, g ऑफ s। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, सिंपली क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट क्या होगा, c ऑफ s इज इक्वल टू r ऑफ s इंटू g ऑफ s, इंटू g ऑफ s। ओके, तो ये हमारा हो गया ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इन एज डोमेन। और यहां पे देखो मेरे पास जो यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बनाया था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बनाया था उसको मैं इसे ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिया जिसको मैंने बोला था g ऑफ s, तो उसको मैं सिंपली ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में शो कर सकता हूं। g ऑफ s वही होगा जो हमने लास्ट में ट्रांसफर फंक्शन हमने निकाला था, एग्जैक्टली मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन याद नहीं है, जो भी ट्रांसफर फंक्शन निकाला था उसको यहां पे रख दो। उस सिस्टम के लिए ये r ऑफ s इनपुट होगा और c ऑफ s आउटपुट क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस इनपुट r ऑफ s फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। क्लियर इतनी बात? तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो अभी हमें बढ़ना चाहिए कहां पे, अभी यहां पे ध्यान देना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको लिखवाने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म और कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अभी यहां पे क्योंकि ये घंटे का ही सेशन है तो यहां पे टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, 10 मिनट हमारे पास बाकी है, तो हम यहां पे देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है। और कल जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम, जो स्टैंडर्ड ओपन लूप सिस्टम, स्टैंडर्ड क्लोज लूप सिस्टम होते हैं, उनके ट्रांसफर फंक्शन क्या होते हैं, और इफेक्ट ऑफ फीडबैक क्या होता है ऑन द गेन ऑफ द सिस्टम। स्टेबिलिटी पे भी होता है, बैंडविड्थ पे भी होता है, ट्रांजिएंट रिस्पांस पे भी होता है, वो जब हम प्रोसीड करेंगे आगे चैप्टर वाइज तो हम देखते जाएंगे। तो चलिए हम अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम देखने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, और हम टाइम सेंसिटिविटी भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमारा पहला लेक्चर यही चल रहा है, तो यहां पे नोट करो सम इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कुछ क्वेश्चन तो ईएससी में डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे ही पूछे जाते हैं। सम इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सम इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, some important Laplace transforms। ओके, तो सम इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स में देखो यहां पे क्या क्या मैं लिख रहा हूं, यहां पे टेबल बनाते जाओ साथ में। पहला होगा आपका यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ t, दूसरा होगा आपका t टू द पावर n u ऑफ t सिंपली, तीसरा आपका होगा यहां पे मैं और क्या लिख सकता हूं, साइन ओमेगा t इंटू u ऑफ t, चौथा आपका होगा साइन ओमेगा टी यू, सॉरी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी u ऑफ t। तो पहला आपका था u ऑफ t, दूसरा था t टू द पावर n u ऑफ t, वो मैं बता रहा हूं क्या है, साइन ओमेगा t u ऑफ t, फोर्थ होगा कॉस ओमेगा t u ऑफ t, पांचवा होगा c, पांचवा होगा आपका लेटर से c, क्या होगा, सिंपली c कांस्टेंट नंबर, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो मैं चीजें आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो u ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s।
टी टू द पावर n इंटू यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s टू द पावर n प्लस 1। टी टू द पावर n यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब क्या है, अगर n इज इक्वल टू 0 रखोगे तो टी टू द पावर 0 जाएगा 1, तो यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा जनरलाइज फॉर्मूला से। या n की जगह 0 रखो तो क्या होगा, 0 फैक्टोरियल 1, 1 डिवाइड बाय s टू द पावर 0 प्लस 1, 1 अपॉन s। ओके, फिर आपको अगर ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, यूनिट रैंप फंक्शन का अगर आपको चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सिंपली वो क्या होता है, यूनिट रैंप फंक्शन मतलब टाइम डोमेन में क्या होता है, t इंटू यूटी, तो n की जगह 1 रखोगे तो यहां पे क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर यूनिट पैराबोलिक फंक्शन लिखोगे तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टी स्क्वायर यूटी, वो क्या होगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस टू द पावर 3। तो देखो यूनिट पैराबोलिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे उसको डिफाइन करता हूं। तो कंट्रोल सिस्टम में जब हम डील करते हैं तो यूनिट पैराबोलिक फंक्शन का मतलब होता है टी स्क्वायर यूटी डिवाइड बाय 2, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आगे जब हम स्टेडी स्टेट एरर में डील करते हैं तो आसान हो जाती है। वो जब मैं ईएससी के क्वेश्चन करवाऊंगा तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। टी स्क्वायर यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस टू द पावर 3। ओके, साइन ओमेगा टी यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ओमेगा डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। कॉस ओमेगा टी यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अभी यहां पे कुछ चीजें समझो, सिग्नल एंड सिस्टम की बात अलग होती है लेकिन कंट्रोल सिस्टम बात अलग होती है। कंट्रोल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में हम चीजों को पढ़ रहे हैं, तो कंट्रोल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चीजों को पढ़ रहे हैं तो कंट्रोल सिस्टम में हम सारी जो चीजें डील करते हैं वो हम कॉजल सिग्नल्स और कॉजल सिस्टम के साथ ही डील करते हैं। ओके, कंट्रोल सिस्टम में मैं क्या अज्यूम करके चलूंगा कि इनिशियली सारे, मतलब मैं क्या अज्यूम करके चलूंगा कि मैं जब सिस्टम पे इनपुट अप्लाई कर रहा हूं उससे पहले मींस ऐसा समझ लो सिस्टम में कुछ था ही नहीं, कुछ सिस्टम में कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहां पे देखो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो सीधी, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं तो वो उन्हीं सिस्टम्स के लिए डिराइव होता है जो सिस्टम क्या इनिशियली रिलैक्स्ड है, वही सिस्टम लीनियर होते हैं, अदरवाइज सिस्टम क्या होंगे, नॉन लीनियर प्रॉपर्टी आ जाती है। तो कंट्रोल सिस्टम की अगर मैं कंट्रोल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहां पे सारे सिग्नल्स कॉजल सिग्नल्स होंगे और सिस्टम भी क्या होगा, कॉजल सिग्नल होगा, सिस्टम भी क्या होगा, कॉजल सिग्नल ही होगा। तो वहां पे यूटी सिंपली अगर मैं कंट्रोल सिस्टम में डील कर रहा हूं और मैं बोलूं कि साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ तो आप बोलोगे ओमेगा डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहां पे यूटी मल्टीप्लीकेशन में है, बाय डिफॉल्ट यूटी मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि यहां पे हम कॉजल सिग्नल्स और कॉजल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, कॉजल सिस्टम्स और कॉजल सिग्नल्स की यहां पे हम बात कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात? तो यहां पे अगर मैं कंट्रोल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा तो यूटी को हटा दूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुझे पता है साइन ओमेगा टी मतलब दिस सिग्नल एग्जिस्ट ओनली फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कॉस ओमेगा टी दिस सिग्नल एग्जिस्ट ओनली फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब सिंपली क्या है, यहां पे मैं जब सिग्नल, यहां पे सिंपली मैं कोई भी सिग्नल सिस्टम में अप्लाई कर रहा हूं तो वो टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे ही अप्लाई कर रहा हूं, मतलब उसी टाइम के लिए वो सिस्टम एग्जिस्ट होता है, उससे पहले वो एग्जिस्टेंस में नहीं था। ओके, और सिंपली यहां पे जहां जहां यूटी है वो हटा दो यूटी, टी टू द पावर एन का बोलो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सिंपली क्या बोलो लिखोगे, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस टू द पावर एन प्लस 1, एस टू द पावर n प्लस 1। क्लियर इतनी बात? और ut को हटा के सिंपली मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। अगर मैं बोलूं, अगर सिग्नल एंड सिस्टम में जाओगे तो मैं बोलूं 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ तो बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वहां पे कॉमन आरओसी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन कंट्रोल सिस्टम में बोलूं कि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है तो वो सिंपली क्या होगा, 1 बाय एस। तो सिंपली 2 का बोलूं तो क्या होगा 2 बाय 3 का बोलूंगा तो क्या होगा 3 बाय, सिंपली कांस्टेंट नंबर कोई भी होगा c, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, c बाय एस। क्या होगा, c बाय एस। ओके, क्या होगा, c बाय एस। क्लियर इतनी बात? तो कंट्रोल सिस्टम में जब भी हम सिग्नल्स की बात करेंगे तो कॉजल सिस्टम्स और कॉजल सिग्नल्स की ही बात करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म थे जो कि मुझे आपको लास्ट में बताने थे, और कुछ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे, क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे, फिर इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन द गेन ऑफ द सिस्टम क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे लास्ट में कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो आज के लेक्चर को
हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप इस एक लेक्चर में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कोई भी डाउट हो इस सेशन के रिगार्डिंग तो आप क्या कर सकते हो, इस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप YouTube पे जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक नीचे पिन किया गया है, वहां पे भी आप ग्रुप को ज्वाइन करके, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं वहां पे हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कंट्रोल सिस्टम पूरे शौर्य सीरीज को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए सबको थैंक यू।